गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम मटेरियल कंट्रोल देख रहे थे, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द EOQ, ABC एनालिसिस, JIT, वेट एंड FS&D मेथड। आई एम डॉक्टर HS कुमावत फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो हम स्टार्ट करते हैं। EOQ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे EOQ का। तो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यदि हम अधिक मात्रा में सामग्री परचेज करेंगे तो अधिक मात्रा परचेज करने के कारण गोडाउन में हमको रखना होगा, तो उस भंडारण के खर्चे बढ़ जाते हैं, यानी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है यदि हम अधिक मात्रा में परचेज करते हैं, और हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाती है और हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट का लॉस होता है। और यदि हम कम मात्रा में सामग्री खरीदेंगे तो परचेज संबंधी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और बार बार ऑर्डर देने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए EOQ वह मात्रा होती है, नाम से क्लियर है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा, नाम से क्लियर हो रहा है। यानी ऐसी मात्रा जो हम जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं तो वह ऐसी क्वांटिटी जिसमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही कम से कम आए, यानी टोटल कॉस्ट कम आएगी, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी मात्रा का हम ऑर्डर देंगे, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला है 2 × D × CO अपॉन PCI। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। फुल फॉर्म में देखें हम तो 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल डिमांड से, एनुअल लेंगे। यदि क्वेश्चन में 1 मंथ की दे रखी है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल डिमांड करेंगे, यानी हमेशा हमको एनुअल डिमांड लेनी है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने की लागत, डिवाइडेड बाय एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मीन्स कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट लेंगे हम पर यूनिट पर एनम, यानी एक यूनिट को रखने के लिए पूरे साल भर में कितनी कॉस्ट आएगी वह लेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और क्वेश्चन में यदि परचेजिंग प्राइस दे रखी है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं दे रखी है तो केवल कैरिंग कॉस्ट ही लेंगे और फिर अंडर रूट से सोल्व करेंगे। ये देखिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन में दे रखा है एनुअल कंजम्पशन, यहाँ बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा है एनुअल कंजम्पशन। यदि 1 मंथ का होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई करके 1 मंथ की जगह 12 मंथ का लेते। हमेशा एनुअल लेना है, यहाँ ऑलरेडी एनुअल है। फिर दे रखा कॉस्ट पर यूनिट, यानी अभी मैंने बताया ना PCI, यदि कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है ₹30 है यहाँ पर तो हम ले लेंगे, और यदि नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब भी एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होगी तो क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट जरूर दे रखी होगी। इसको हम समझते हैं एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। यदि हम इस कैपिटल को रॉ मटेरियल परचेज नहीं करते और कहीं इन्वेस्ट करते तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलता? 10%। तो इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उस इन्वेस्टमेंट से हमको 10% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो ये होगी कैरिंग कॉस्ट 10%। तो हम 30 रुपीज़ का 10% कैलकुलेट करेंगे 3 रुपीज़। फिर नीचे दे रखा रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पर ईयर। यहाँ ये परसेंटेज में नहीं है, ₹1 लिखा हुआ है।
यदि ऊपर भी ₹3 लिखा हुआ होता तो हम 3 + 1 करते और 4 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर तो 10% दे रखा है और नीचे ₹1 लिखा हुआ है, तो ऊपर 10% हम कैलकुलेट करेंगे, 30 का 10% ₹3 और ये प्लस कर देंगे ₹1 तो ₹4 हो जाएगा। और नीचे दे रखा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹100, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर क्वेश्चन में भी दे रखा, फॉर्मूले में दे रखा है पर ऑर्डर लेना है और ये पर ऑर्डर दे रखा है ₹100। तो हम देखते हैं, पहले आप लिखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल डिमांड, तो एनुअल कंजम्पशन 800, उससे मल्टीप्लाई कर दिया इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट पर ऑर्डर ₹100, ये हमने ले लिया 2 × 800 × 100 अपॉन कैरिंग कॉस्ट, तो 3 + 1 ₹4, ये आपका आ गया 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4 और अंडर के अंदर है तो आएगा EOQ आएगा 200 यूनिट्स, यानी हम 200 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों कॉस्ट कम से कम आएगी, यानी मिनिमम हो जाएगी। क्वेश्चंस में ये भी पूछते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कैलकुलेट कीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर कैलकुलेट कीजिए या टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट कीजिए। तो उनके फॉर्मूला हम देखते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, तो हम एनुअल कंजम्पशन लेंगे और डिवाइड करेंगे EOQ से, तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। क्योंकि EOQ अभी बताया मैंने आपको, एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देंगे, एक ऑर्डर, तो ऊपर टोटल कंजम्पशन है यानी एनुअल कंजम्पशन, और एक ऑर्डर कितनी यूनिट्स का देंगे उससे डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लेंगे और जितने ऑर्डर्स होंगे यानी नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर आ जाएगी। एंड द लास्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। टोटल कॉस्ट का मतलब है परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये सब मिला के होगा टोटल कॉस्ट। अब हम देखते हैं ABC एनालिसिस। मैं आपको बता दूं कि हम स्टडी कर रहे हैं मटेरियल कंट्रोल, और मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक्स देख रहे हैं हम। तो आपको पहले टेक्निक्स बताई थी शुरू में, उनके नेम बताए थे। तो हमने सबसे पहले कौन सी टेक्निक्स देखी थी, लेवल्स हमने देखा था, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। उसके बाद हम देख रहे थे EOQ, ये सब मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक्स हैं। और नेक्स्ट टेक्निक देख रहे हैं हम ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है, जितने भी मटेरियल हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। तो हम देखते हैं ABC एनालिसिस स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। In this inventory items are classified into 3 categories, A category, B category and C category। तो A कैटेगरी में हम कॉस्टली आइटम्स रखेंगे और C कैटेगरी में चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ते वाले आइटम C कैटेगरी में रखेंगे, और मीडियम, न ज़्यादा महंगे हो न ज़्यादा सस्ते हो, तो उसको हम B कैटेगरी में रखेंगे। तो हम देखते हैं A कैटेगरी में कौन सा आइटम है। द आइटम्स इन A कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री आर क्लोजली कंट्रोल एज इट कंसिस्ट्स ऑफ हाई प्राइस इन्वेंट्री, यानी जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी उसको हम A कैटेगरी में रखेंगे और उस पर ज़्यादा कंट्रोल की आवश्यकता होगी। तो A कैटेगरी में हम सबसे महंगे वाले जिनकी प्राइस ज़्यादा है वो रखते हैं, और ऐसे मटेरियल की क्वांटिटी कम होती है और इन पे कंट्रोल करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। C कैटेगरी में ऐसे आइटम रखते हैं जिनकी प्राइस कम होती है यानी कॉस्ट कम होती है
लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस कम है, तो कम कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। और बी कैटेगरी मीडियम कैटेगरी है, न ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम और न ज़्यादा चीपेस्ट आइटम, यानी मॉडरेट आइटम इसमें रखते हैं मीडियम प्राइस के, और मीडियम कंट्रोल रखने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में गोल्ड और सिल्वर कॉस्टली होते हैं तो उनको रखेंगे ए कैटेगरी में। लेकिन ऑफिस में आलपिन है तो उस आलपिन को रखेंगे सी कैटेगरी में। स्टोर्स में रहते हैं तो सी कैटेगरी में आलपिन की यदि चोरी भी हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वह सस्ती आती है। तो सी कैटेगरी में कम कंट्रोल की आवश्यकता होती है। लेकिन ए कैटेगरी में महंगी वाली वस्तुएं, जैसे अभी मैंने बताया गोल्ड और सिल्वर, यदि 10 ग्राम भी चोरी हो जाता है तो उसकी कॉस्ट आप समझ गए कितनी होगी। इसलिए ए कैटेगरी वाले पे ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ABC एनालिसिस। नाउ we understand the just-in-time method. In just-in-time method of inventory control, the company keeps only as much inventory as it needs during the production process, with no excess inventory in hand. The company saves the cost of स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। यानी जस्ट इन टाइम अप्रोच में यह क्रिया आधारित नियंत्रण से संबंधित है और इस विचारधारा में सभी क्रियाओं का इस आधार पर अवलोकन किया जाता है कि वह क्रिया उत्पादन का मूल्य बढ़ाती है। यानी वह क्रिया क्या करेगी, उत्पादन का मूल्य बढ़ाएगी या नहीं, ये हम ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल देखें हम तो किसी आइटम पर पॉलिश करने की जो प्रोसेस है उससे क्या होगा, उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन उसको यदि स्टॉक में अधिक समय रखने से उसकी उपयोगिता या मूल्य नहीं बढ़ता, सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट ही लगती है। इस प्रकार स्टोरेज ऐसी प्रोसेस है जिसकी लागतें बचाई जा सकती है। नेक्स्ट है वेट एनालिसिस। ये मोस्टली टूल्स के लिए यूज की जाती है, यानी मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनके स्टोरेज में वेट एनालिसिस अत्यंत उपयोगी है। वेट स्टैंड्स फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। V for vital, E for essential and D for desirable. Organizations mainly use this technique for controlling spare parts. अभी बताया आपको मशीन के जो पुर्जे होते हैं उन पुर्जों के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो V for vital इस वर्ग में उन पुर्जों को रखते हैं जिनके बिना उत्पादन संभव नहीं है, यानी जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, उनको हम वी कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल अभी देखते हैं। तो वाइटल, ए हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर वाइटल पार्ट्स दैट आर वेरी कॉस्टली एंड नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और E for essential, whose absence may slow down the production process, hence it is necessary to maintain such inventory. Means इस कैटेगरी में हम उन स्पेयर पार्ट्स को रखते हैं जिनके बिना उत्पादन तो संभव है, परंतु जिनके न होने पर प्रोडक्शन कैपेसिटी इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल, मशीन में जो ऑयल डालते हैं तो ऑयल ऑफ मशीन। D स्टैंड्स फॉर डिज़ायरेबल,
can maintain a low level of inventory for desirable parts which are not often required for production. Means इनके इस कैटेगरी में जो स्पेयर पार्ट्स रखते हैं उनसे उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मशीन और लेबर की सेफ्टी के लिए और मशीन की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल, मशीन को जो ढकते हैं तो मशीन को ढकने का कवर। नेक्स्ट है FS&D मेथड, यानी हम कैटेगरी को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। इसका बेस होता है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, यानी विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है उनको मटेरियल टर्नओवर रेशियो के बेस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिससे कम प्रयोग में होने वाली सामग्री के स्टॉक को कंट्रोल किया जा सके। दिस मेथड इज यूज फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, वेरी यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग ऑब्सोलेंस से। जो अप्रचलित सामान हो जाता है, कुछ मटेरियल अप्रचलित हो जाते हैं, उनके लिए FS&D मेथड वेरी यूजफुल। दिस मेथड क्लासिफाइज इन्वेंट्री इनटू 4 कैटेगरीज: फास्ट मूविंग इन्वेंट्री, स्लो मूविंग इन्वेंट्री एंड नॉन मूविंग और डोरमेंट यानी निष्क्रिय इन्वेंट्री। हम सभी मटेरियल को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो F स्टैंड्स फॉर फास्ट, जिसकी ज़्यादा जल्दी प्रयोग होता है, यानी F फॉर फास्ट मूविंग इन्वेंट्री। इस कैटेगरी में हम वह सामग्री रखते हैं जिसका तेज़ी से प्रयोग हो रहा है। और S स्टैंड्स फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री, मतलब इस कैटेगरी में उस सामग्री को रखते हैं जिसका प्रयोग धीरे धीरे हो रहा हो। और N स्टैंड्स फॉर नॉन मूविंग यानी नॉर्मल मूविंग। इस कैटेगरी में सामग्री का टर्नओवर नॉर्मल होता है। यह F और S के मध्य में स्थिति होती है इसकी। एंड द लास्ट इज डोरमेंट इन्वेंट्री या डेड इन्वेंट्री बोल सकते हैं। इसमें जो निष्क्रिय है या अप्रचलित है, इस प्रकार की सामग्री आती है। यह ऐसी सामग्री है जिसका प्रयोग शायद ही कभी हो। इस प्रकार इस वर्गीकरण के अनुसार N प्रकार की सामग्री पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु D प्रकार की सामग्री पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। थैंक यू।